सभी को नमस्कार। आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के थर्ड पेपर की रणनीति को लेकर। यद्यपि कुछ महीनों पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसकी प्रासंगिकता और इसकी प्रासंगिकता इसमें बड़ा फर्क आ चुका है। क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है 7 जनवरी, और डेट आने के बाद बच्चा थोड़ा सा विचलित होता है कि सर अब क्या बेहतर हो सकता है। वैसे ही काम आपका खुद का है, लेकिन मैं आपके काम को बस आसान बनाने का प्रयास करूंगा यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं। ये किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और पिछले 2 दिन से आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न को, नवीनतम प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के बाद जो मुझे लगा कि आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, पहला काम देखना शुरू कर दें अपने आप को। यह जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो बनना चाहते हैं उस रूप में देखना शुरू करें, क्योंकि जब देखना शुरू करेंगे, याद रखना, आपके अप्रोच, आपके एक्शन उसके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाएंगे, याद रखना। नंबर 2, सर क्या बेहतर रणनीति हो सकती है। आपके पास 70 दिन मान के चलिए, यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं, इन 70 दिनों का यदि सही उपयोग किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस थर्ड पेपर में आप 40 प्लस नंबर नहीं ला सकते, 100% ला सकते हैं, याद रखना। यदि सही तरीके से, मैंने कहा दिन कम नहीं है, याद रखना, ये आप उनका यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप उसका यूज कैसे करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, लाइफ में पढ़ाई सब बच्चे कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो आज के टाइम में मेहनत नहीं कर रहा है। एक बच्चा 18 घंटे पढ़ के भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाता है, 1 घंटा एक जॉब के साथ 6 घंटे पढ़ के भी नौकरी ले रहा है। फर्क कहां आ रहा है? कंटेंट वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, वो ज्यादा पढ़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम ये करो कि जब आप बनना चाहते हो, 10% समय, अपना 10% जो समय है वो प्लानिंग के ऊपर दे दो। यदि तुम्हारी प्लानिंग प्रॉपर है, याद रखना, तो बाकी चीजें अपने आप प्रॉपर हो जाएंगी। याद रखना, तुम्हारा 90% समय बच जाएगा यदि तुमने 10% समय प्लानिंग को दे दिया कि मुझे कैसे करना है। 70 दिन मेरे पास हैं, इन 70 डेज को मैं कैसे ऐसे यूज करूं कि मेरा फर्स्ट पेपर भी बहुत, थर्ड पेपर भी आपका अच्छा हो जाए और सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाए। पहला सवाल आप लोगों की तरफ से मेरे पास जो आया वो ये आया कि सर आपको क्या लग रहा है कि सब 7 जनवरी को कॉलेज लेक्चर का थर्ड पेपर है, तो सब्जेक्ट का कब होगा? जनवरी में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनवरी का टाइम टेबल इन्होंने डाल दिया है। फरवरी मार्च का इन्होंने विज्ञापन में भी अभी जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें भी एक प्रस्तावित इन्होंने बताया। तो फरवरी मार्च में संभावनाएं कम इसलिए बन जाती हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो बोर्ड के एग्जाम से पहले ये करवाने का प्रयास करेंगे। तो मध्य फरवरी से लेकर और मार्च फर्स्ट वीक के बीच में पेपर करवाएंगे। चूंकि इन्होंने विड्रॉल वाली प्रक्रिया स्टार्ट की कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अलग अलग विषयों से फॉर्म भर दिया और शैक्षणिक योग्यताएं उनकी नहीं है, इसका मतलब इतना सा ही था कि विज्ञापन की शर्तों के अकॉर्डिंग जिनका फॉर्म भरने से पहले एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका है, वो बच्चों को फॉर्म विड्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे उनकी नेट नहीं हुई है, चाहे एमए फाइनल ईयर है, एमएससी फाइनल ईयर नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले उनका एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, यानी वो एमए फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं, तो उन्हें कहीं तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। नेट उनकी दिसंबर में हो जाएगी, और नहीं होगी तो इंटरव्यू से पहले यदि वो योग्यता अर्जित कर लेते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे, अन्यथा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। याद रखिएगा इस चीज को। इसको लेकर कहीं भी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैं दोबारा से चीज को क्लियर किया मैंने। गार को लेकर बच्चों का सवाल आया, तो गुड एकेडमी रिकॉर्ड को लेकर जो हमारे उच्च शिक्षा सचिव भवानी सिंह दे था, इन्होंने एक लेटर निकाला था कि गार्ड जो है, स्पेशली लाइब्रेरियन का जब दोबारा विज्ञापन आया, पीटीआई का जब विज्ञापन आया, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है गुड एकेडमी रिकॉर्ड जो है ऐसी कोई शर्तें इस पे लागू नहीं होगी। तो गार्ड को लेकर वैसे टेंशन नहीं है। वैसे आपका 45%, 45% इन्होंने पहले विज्ञापन में कर दिया था, वो हमारे टाइम में गुड एकेडमी रिकॉर्ड को लेकर ज्यादा परेशानियां थी। तो अभी फिलहाल गार्ड को लेकर आपको तनाव नहीं लेना है। अब बात करनी है कि जब सब्जेक्ट का पेपर फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट में होता है, तो क्या सर हमें ओनली थर्ड पेपर को ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट को देना चाहिए? देखिए, दोनों पेपर का अपना एक रोल होता है, लेकिन ईमानदारी से एक बात बताता हूं, यदि थर्ड पेपर तुम्हारा खराब हो गया ना, और तुम सब्जेक्ट के बड़े से बड़े धुरंधर हो, याद रखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। हमारा थर्ड पेपर पहले हुआ था, याद रखना, ऑफलाइन
उसके बाद हमारी सब्जेक्ट की एग्जाम ऑनलाइन हुई थी। लेकिन मेरे थर्ड पेपर में 39 यानी 39 नंबर मेरे बन रहे थे। उसके बाद फाइनल आंसर के आने के बाद 37 हो गए थे। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था, मुझे लगा था कि मैं अब सब्जेक्ट को छोड़ूंगा नहीं। आत्मविश्वास को बढ़ाएगा ये पेपर, आत्मविश्वास को गिराएगा ये पेपर, इसलिए इसको हल्के में लेना मतलब आपके सब्जेक्ट का पेपर खराब होने की भूमिका तैयार हो जाएगी। नंबर 2 कि सर हम तो जॉब भी कर रहे हैं, चुनाव में ड्यूटी भी लगी हुई है, सर ये है वो है। देखिए मैनेज खुद को करना पड़ता है। मैं अपने स्कूल में सीएस था, केंद्र अधीक्षक का चार्ज था, बोर्ड की एग्जामें चल रही थी। मुझे आज भी याद आता है, मेरे साथ वाले हंसते थे कि यार आप सीएस हो और इतना तनाव है, उसके बीच में आप किताब लेके बैठ जाते हो। पेपर वगैरह का वितरण करवाया, मैं किताब लेके बैठ जाता था। याद रखना, जब चाहत बहुत बड़ी हो जाती है ना, तब आपको दुनिया कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, कैसे भी चुनाव ड्यूटी में टाइम मैनेज कर लोगे, कैसे भी आप 7 से 8 या 10 घंटे निकाल सकते हो। अर्ली मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लेट नाइट, कैसे भी कर लो। याद रखना मैनेज तुम्हें करना है। यदि तुम्हें रोना रोगे कि सर मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, सर ये नहीं हो रहा है, तो साहब ये बहाने दुनिया नहीं सुनना चाहती है। मैंने जब सीएस रहते हुए, केंद्र अधीक्षक रहते हुए ये सब चीजें मैनेज की हैं और उसका परिणाम मुझे मिला कि मेरा थर्ड पेपर बहुत शानदार हुआ और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं कर सकता हूं। सबसे बड़ी चीज यही है। तो ये थर्ड पेपर को आप हल्के में मत लेना, आत्मविश्वास को बढ़ाने और सिलेक्शन में आपका एक बड़ा रोल अदा करेगा। हाँ, इसके साथ सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हैं और लेके चलना भी चाहिए, क्योंकि आप थर्ड पेपर को यदि प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग कर लोगे ना, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग इससे यदि बहुत बड़ा बनाओगे माइंड में, तो ये बड़ा बन के रहेगा। कोचिंग वाले हैं या कोई भी हैं, तो इसको बहुत बड़ा भी आप पे हावी कर सकते हैं। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय आप एक काम करना, सब्जेक्ट को आप साथ लेके चलना, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 10 घंटे अभी से देते हैं, जितना समय दे सकते हैं आपको देना चाहिए। मैंने दिया है, याद रखना, पढ़ाते समय भी दिया, याद रखना। जितना समय दे सकते हैं आपको यह देखना है कि उस समय का यूज कैसे कर रहे हैं। 4 घंटे सब्जेक्ट को दीजिए, 5 से 6 घंटे आप जीके थर्ड पेपर को दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट ऑप्शन बचेगा, तो कंप्लीट समय किसको दीजिए, आप सब्जेक्ट को देना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट की वो चीजें लेके चलिए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, जो हार्ड हैं, उन चीजों को रिवाइज कर लीजिए। बाकी विषय आपने लगभग लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद जितना समय मिले उस समय थोड़ा ढंग से कर लेना। आदमी जब ठानता है ना, याद रखना, वो कितने भी कम समय में बड़ी से बड़ी चीज को पढ़ सकता है। बस ये मन में जज्बा और लगन होने की जरूरत होती है। चीजें सब संभव हैं। अभी कॉलेज लेक्चर का जो रिजल्ट आया और उसमें पोस्टिंग मिली, मैं उसमें 2 बच्चों से मिला कि सर मात्र 25 दिन थर्ड पेपर को हमने दिया है और थर्ड पेपर में उनमें से 35 प्लस नंबर हैं दोनों के। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितना बुद्धिमानी के साथ उस चीज का प्रयोग करते हो, कि किस टॉपिक को कितना समय देना है, इसके ऊपर सब कुछ सिलेक्शन डिपेंड करता है। आज का ये वीडियो केवल इसी बात को लेकर मैंने जो एनालिसिस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अपने लेवल पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट आपका काम मैं कर रहा हूं, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। सिलेबस लीजिए, अभी निकाल लीजिए सिलेबस, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। मैंने 2 दिन पूरा एनालिसिस किया, याद रखना। सिलेबस निकाल के एक एक पॉइंट को अपने माइंड में छापिया, थोड़ा सा सोचिए। याद रखना, प्लानिंग और मैपिंग ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला काम आपको प्लानिंग करना है, दूसरा आपको काम करना है मैपिंग करना है। मैपिंग समझ रहे हैं आप, अपने माइंड में उसका चित्रण बनाना है आपको कि क्या चीजें हैं, कला संस्कृति इतिहास में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, करंट में क्या है, मतलब मुझे कैसे चलना है। आपका माइंड में बहुत जरूरी, याद रखना। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको उस चीजों को संगठित करना है। प्लानिंग हो गई, मैपिंग होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मुझे कहां से क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कंटेंट क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्लानिंग, मैपिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पहला स्टेप ये आपको करना है। नंबर 2 पे टाइम को बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करना है। बुद्धिमानी का प्रयोग मैं कह रहा हूं, एक टॉपिक आपने ऐसा ले लिया जहां से प्रश्न आ ही नहीं रहे और आपने उसको बहुत टाइम दे दिया या उसमें बहुत घुस गए, कोई मतलब नहीं है। बुद्धिमानी के साथ टाइम को यूज करना है, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होगा इस समय। ये 70 दिन कैसे होगा मैं साथ में चर्चा करूंगा, याद रखना। तीसरी चीज, सर क्या अभी जो नए जिले बने हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा? आरएस परी के पेपर ने क्लियर कर दिया है कि नए जिलों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंख मूंद कर
आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें 50 जिले या 53 जिलों के अकॉर्डिंग क्या हमें तैयार करना है, कुछ नहीं करना है, भूल जाओ। जो पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। इसके नाम पे आपको ना तो कोई किताब खरीदने की आवश्यकता है, ना गाइड खरीदने की आवश्यकता है। स्पेशली आपकी इस एग्जाम में एक टाइम लगेगा, याद रखना। नई सरकार बनती है, वो इन जिलों को बरकरार रखती कि नहीं रखती है, कितने कम होते हैं कितने ज्यादा होते हैं कोई नहीं जानता, याद रखना। तो अभी फिलहाल जो आरएस प्री का पेपर जिन्होंने बनाया है, आप मान के चलिएगा कि आरपीएससी में जिन्होंने प्री का पेपर बनाया है लगभग वहीं से पेपर बनेगा, वहीं से मतलब उसी लेवल से, वही निर्देशों के तहत बनेगा। इससे बड़ा कोई आपके पास पेपर का अनुमान लगाने का तरीका नहीं हो सकता है। आपको इसको बेस मान के पढ़ना है। मैंने इसको भी बेस बनाया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे ओल्ड एग्जाम का विश्लेषण किया है, पूरा एनालिसिस करके फिर 3 टेबल बनाई है, और टेबल बना के मैंने देखा कि कहां से क्या चीजें ज्यादा आ सकती हैं। वो पूरा एनालिसिस मैंने किया, आपको भी ये करना है। तो जिलों वाली चीज को दिमाग से निकाल देना है। कोई भी नए जिले से रिलेवेंट पर्सन नहीं पूछा गया, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आएगा। आप कोई भी नई गाइड खरीदेंगे उसमें इसके कोडिंग आएगा, आप भयंकर कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? सर सांचौर नया जिला बना दिया, पहले जो चीज जालोर में पढ़ रहे थे अब वो नई गाइडों में सांचौर लिखा मिलेगा कि ये चीज सांचौर में है। अब जिला सांचौर ऑप्शन में नहीं आएगा, आपके कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब इतने घचपच हो जाओगे, इतना गोलमोल हो जाएगा पूरा सिस्टम कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। इसलिए जो पहले से आपकी प्रिपरेशन चली आ रही थी, पहले से जिलों के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। मतलब आप नई किताब या नई गाइड को आप हाथ मत लगाइए, याद रखना। केवल इकोनॉमिक सर्वे और करंट ये आपको नए सिरे से पढ़ना है, नया अपडेट पढ़ना है। बाकी किसी भी चीज को आप नया नहीं पढ़ें, उससे ज्यादा उलझनों में आओगे। इसलिए मेरी आपको पर्सनल राय है कि इसको अपने दिमाग से निकाल दें। चौथा प्रश्न ये था, ठीक है, ये चीजें थी 4-5 बातें, ये थोड़ा सा फॉलो करेंगे। अब बात आती है कि सर आपके 5 पार्ट हैं, जीके पेपर की बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट को लेकर क्या होगा उसके बाद में बता देंगे। सब्जेक्ट को लेकर मैं यही कहूंगा, जो सब्जेक्ट का पार्ट आपने अभी तक तैयार नहीं किया है उसको आप साथ लेके चलें, 3 से 4 घंटे लेके चलें, बहुत है। 3 से 4 घंटे निकालने चाहिए, क्योंकि ताकि प्रेशर नहीं आए कि सब्जेक्ट तो बाद में फरवरी में हो रहा है तो सर 1-1.5 महीना बच्चा कैसे करेंगे। 6 घंटे यदि आप देते हैं बुद्धिमानी के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि आप 35+ का स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा इंटेलिजेंसी के साथ। आरएस परी का पेपर प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर प्लस 2023 के जितने पेपर हुए हैं, सेकंड ग्रेड, ग्रेड फेस्ट, उन सब का एनालिसिस मैंने किया है कि वहां से इन्होंने जो पेपर बनाए, आरपीएससी के अध्यक्ष 2023, इनकी सोच का हमें प्रतिबिंब दिख जाएगा 2023 के सभी पेपरों में। उससे अपने को पूरा अनुमान लग रहा है कि पेपरों में चीजें कहां से उठाई जा रही हैं। ये चीजें करनी पड़ेंगी, चीजें सीखनी पड़ेंगी। कोई कोचिंग वाला और कोई टीचर आपको चीजें नहीं बताएगा, खुद अपने लेवल पे करनी है। समझ में आ गई बात? आपके 5 चीजें हैं, 5 पार्ट हैं आपके, ठीक है। 5 पार्ट में से 100 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स कितने हैं? 50। नेगेटिव मार्किंग है, 5 ऑप्शन आएंगे। इस बार इस चीज का अभ्यास कर लेना। यद्यपि मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि मैं 5 बड़े मेगा टेस्ट करवाऊं, जिसमें कंप्लीट जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने जो ये कागजें किए आगे पीछे, इसके अकॉर्डिंग मैं भी आपका एनालिसिस करवाऊं, ताकि आपको एक पैटर्न का पता चले कि कहां से क्या पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने लेवल पे भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी और की हो, आपको जहां बेटर लगे। अभ्यास कर लेना 5वें गोले का। इस बार आपको खाली नहीं छोड़ना है आरएस प्री में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, लगभग 2700 या 3000 बच्चे अयोग्य घोषित हो गए इस वजह से। हमें जिंदगी का इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक ड्रीम जॉब होता है, याद रखना। और जब एजुकेशन में हमें इससे बड़ा कोई जॉब होता ही नहीं है, तो फिर इसको पाना है तो हमें गलतियां नहीं करनी है। ये एग्जाम एक बार, ये असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी जिंदगी का एक बार ही दूंगा, इतने बेहतरीन तरीके से दूंगा कि दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसको इतना करना है। समझ में आ रहा है? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में इतिहास, कला, संस्कृति 20%, हो सकता है यहां 18 या 19% भी आ जाए, लेकिन 20 आए हैं पिछली बार। राजस्थान भूगोल पे 19 या 20, मतलब ये आंकड़ा आसपास रहेगा, ठीक है। राजव्यवस्था पे यही 19 या 20%, लगभग 20 पे आ जाते हैं, कई बार 18 पे आ जाते हैं, कई बार 19 पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स पे 20%। और करंट को कई बार देखो, करंट को वैसे देखोगे तो करंट का जो सिलेबस का पार्ट डाला है उसको देख के तो आपको लगेगा 10 से 12% आएंगे, लेकिन पूरे पेपर का एनालिसिस करोगे तो इकोनॉमिक्स और करंट दोनों को मिला दो आप, इनको अलग मत करो। इकोनॉमी की करंट को बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया तो इकोनॉमिक्स का आधा पार्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करंट को थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है, उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ के देखो। अब यहां चीजें आपको यह देखनी है कि ये 5 चीजें हैं, 5 चीजें पढ़नी है।
राजस्थान के अलावा मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, कंप्लीट राजस्थान का पढ़ना है, इंडिया का तो है ही नहीं। तो सबसे बड़ा टेंशन तो खत्म हो गया। सिलेबस कम है, बहुत छोटा सिलेबस है। मैं ये कहूंगा कि जब केवल राजस्थान का ही मुझे पढ़ना है, बाकी हर ग्रेड में आपको इंडिया का भी पढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड का भी पढ़ना पड़ता है, यहां राजस्थान का पढ़ना है। और ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। इतिहास, कला, संस्कृति में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आज तक आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। राजस्थान ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। राज्य व्यवस्था का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, केवल रिवीजन करने की जरूरत है। आपके लिए नई चीज है इकोनॉमी, ठीक है, ये पार्ट आपके लिए नया है। और जो बच्चे यहां कमजोर हैं उनका पूरा फोकस यहां होना चाहिए। ये 40 क्वेश्चन ही तुम्हें औरों से लीड दिलवाएंगे। ये थोड़ा सा हार्ड पार्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें स्टैटिक्स, नवीनतम आंकड़े आते हैं। तो यहां थोड़ा सा फोकस करना कि क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। मैं मेरे अकॉर्डिंग समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास, कला, संस्कृति का मैंने पूरे 2023 के पेपरों का एनालिसिस किया, ठीक है। आपके एपी का भी एनालिसिस किया, ये आप भी कर सकते हो, याद रखना। थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूं, कोई नई किताब मत खरीदना क्योंकि उसमें नए जिलों के अकॉर्डिंग आ रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। आरएस परी के पेपर ने सिद्ध कर दिया है कि नए जिलों के अकॉर्डिंग कोई प्रश्न नहीं आ रहा। जो कंटेंट आपके पास है, एक तो आपने पहले से पढ़ रखा है, जिस चीज को हम लाल पीला कर लेते हैं उसके साथ हमारा लगाव हो जाता है, ठीक है ना, उसको हम जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे नई किताब में हमने पढ़ा तो हमारे लिए वो चीज नई हो जाएगी। आपको उसमें 2 या 3 बार जब तक लाल पीले नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए जो पहले से लाल पीला कर रखा है उसी कंटेंट को पढ़िए। इतिहास, कला, संस्कृति का जब मैंने एनालिसिस किया, पूरा मैंने देखा इसमें, तो कहां कहां से किन चीजों पे, देखो पूरे टॉपिक को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? एक ग्रीन सिलेबस में लगा लें, चाहे आप ग्रीन लगा लें, येलो लगा लें, ठीक है, और एक आप पिंक लगा लें, ठीक है, और एक आप ब्लैक लगा लें। कोई भी 4 कलर आप चुन लीजिए कि ग्रीन टॉपिक कौन से होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका रिजल्ट पे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जो सबसे अधिक अंकदायी हैं। ऐसे टॉपिक्स को मुझे ग्रीन में, ये 1-2 दिन में करना। आपको 2 दिन चाहे पढ़ना मत, आप 2 दिन केवल आप सिलेबस निकाल के एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक को कहां से कैसे पढ़ना है, ये चीज पहले माइंड में फीड कर लो। ये नहीं कि बस किताब लाए और पढ़ना शुरू कर दिया, कोई मतलब नहीं है। सब मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी के साथ चलना है। इतिहास, कला, संस्कृति में आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को अलग करना है, ग्रीन सिग्नल देना उनको कि ये ग्रीन टॉपिक है। जैसे सबसे बड़ा एक नया टॉपिक आपके लिए जो कष्टदायी हो सकता है, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं, 20 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आ रहे हैं भाषा और साहित्य वाले पोर्शन में से, 2 रचनाओं पे प्रश्न आ रहे हैं और एक भाषा का वर्गीकरण पे प्रश्न आ रहा है, एक डिंगल या पिंगल ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है। तो 4 प्रश्न भाषा और साहित्य से आ रहे हैं। ये पार्ट सब बच्चों का कमजोर होता है, तो भाषा और साहित्य वाले पार्ट को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। जिसमें जो चर्चित रचनाएं उनको ढंग से कवर कर लें, क्योंकि यहां अमूमन हर कोई बच्चा कवर नहीं कर पाएगा, गलती करेगा। तो ग्रीन टॉपिक में क्या हो गया, भाषा और साहित्य हो गया। अब जैसे मैंने लिख रखा ना पूरा, ऐसे पूरी टेबल बनाओ आप, मजा आ जाएगा। याद रखना, आपको ये तैयारी करने का तरीका होता है, जज्बा होता है, उस लेवल तक जाना है। साधारण चीजें सब पढ़ते हैं, हमें उस लेवल से डिफरेंट करना है कि कैसे क्या चीजें बेटर हो सकती हैं। यही हम टेस्ट से फॉलो कर रहे हैं। रचना व भाषा को ले लिया 4%, प्रजामंडल और किसान आंदोलन से दोनों एपी में 3 प्रश्न आए, ठीक है। आरएस परी में और 2023 के सभी एग्जाम्स को देख लो, प्रजामंडल और किसान आंदोलन से 2 या 3 प्रश्न, तो वो प्रजामंडल किसान आंदोलन को दूसरी प्रायोरिटीज में ले लीजिए। तीसरा मंडल लोक देवता और जो भक्ति सूफी संत में 3 ही नाम दे रखे हैं, मीरा, दादू, ठीक है। तो लोक देवी देवता, सूफी संत में, लोक देवी देवता में सब आ गए, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लो और सबका पढ़ा हुआ है। मतलब ग्रीन में कौन से देने हैं, ठीक है। स्वतंत्रता से 1857 पे 1 प्रश्न आ रहा है, कितने मिनट का, 15 मिनट का टॉपिक है, राजस्थान से रिलेवेंट है, भारत का आपको देखना नहीं है, ठीक है। युद्ध पे 2 प्रश्न आ रहे हैं एपी में। तो युद्ध जो हुए हैं वो गिनती के युद्ध हैं। वंश से रिलेवेंट सांस्कृतिक उपलब्धि पे 1 प्रश्न आ रहा है। मतलब ये माइंड में डिवाइडेशन करना है कि आपने वंश पढ़ लिया और आपने ये नहीं पढ़ा कि उनके सांस्कृतिक, कौन सा कवि किसके समय था, कौन सी रचना किसके समय में हुई, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या हैं, किसने किसका निर्माण करवाया। मतलब 1 प्रश्न संस्कृति से जोड़ के आ रहा है, वंश से संबंधित, एक उनकी राजनीतिक उपलब्धि पे आ रहा है। ये वर्गीकरण अपने माइंड में कीजिए, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। सभ्यताओं के ऊपर 1 ही प्रश्न आ रहा है, तो मतलब उनको नॉर्मली। और ये विशेष बात मैंने क्या देखी कि वंश है, तुर्की मुगल का जो रास्ता में प्रभाव है, ठीक है ना, रणथंबोर अभियान, चित्तौड़ अभियान, मुगलों के टाइम अलाउद्दीन खिलजी वाले अभियान, इन दोनों से 2 प्रश्न आ रहे हैं। और जितने भी प्रश्न इतिहास के मैंने देखे, ये सब के सब
रिपीटर प्रश्न थे, मतलब आए हुए प्रश्नों को रिपीट किया गया है। तो जिन बच्चों के पास लगता है कि सर हम अब नए कंटेंट नहीं पढ़ सकते, पहली बात तो आपका इतिहास संस्कृति पूरा पढ़ा हुआ है, फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, आप केवल ओल्ड क्वेश्चन निकाल लीजिए। वो कोई भी निकाल सकते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सब बुकलेट मार्केट में है, चाहे वो उन्हीं की भी हमने निकाल रखी है पतली सी बुकलेट इतिहास कला संस्कृति के ऊपर, या कोई भी पब्लिकेशन के आप ले आए जो आपको बेटर लगती है वो निकाल लीजिए। ओल्ड क्वेश्चन निकालिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, पिछले 5 साल में आए सभी प्रश्न पत्र हल कर लीजिए, उसमें से बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं। ये युद्ध का मैंने देखा, वंश वाला, तुर्की मुगल वंश वाला, ठीक है, पाषाण सभ्यता वाला, ठीक है, 1857 का वाला, स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, ठीक है, कृषक आंदोलन वाला, प्रजामंडल आंदोलन वाला, ये सब प्रश्न, वाद्य यंत्र वाला प्रश्न, ठीक है, नृत्य वाला प्रश्न, चित्रकला वाला प्रश्न, ये सब प्रश्न ओल्ड से आए हुए, नया प्रश्न नहीं बना। तो राजस्थानी भाषा, इतिहास और संस्कृति में क्या करना है, 4 पार्ट में टॉपिक को डिवाइड करना, जैसे मैंने किए हैं कि कहां कहां से प्रश्न आए। ये 2023 के पैटर्न को फॉलो करते हुए किया मैंने, ये मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहो देश सिंह सर, आप, मैं बता रहा हूं वैसे आपको, बट मैंने लिख लिया पूरा, ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। कौन से टॉपिक ग्रीन में आने हैं, कौन से पिंक में लेने हैं, येलो में लेने हैं, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है, जहां से 80% चांस है, 100% चांस वाले ग्रीन में लेने हैं, और फिर उसके बाद 50% से कम वाले उनको आप एक पिंक कैटेगरी बना दें, और लास्ट में एक ब्लैक कैटेगरी बना दें कि ये टॉपिक्स यदि टाइम रहा तो मैं इनको देख लूंगा, और इनमें सिर्फ मुख्य मुख्य 2-4 बातें देखनी, बाकी नहीं देखना है। इस प्रकार से पूरे सिलेबस का एनालिसिस करना है, टुकड़ों में बांटना है, ये क्रिया आपको करनी पड़ेगी। 2 दिन की मेहनत आपके आने वाले 70 दिन को गजब का बना देगी, याद रखना। फिर उसके बाद ये पार्ट आता है आपका राजस्थान भूगोल का, यहां से 19 से 20 प्रश्न आ रहे हैं। नए जिलों को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे राजस्थान भूगोल को आप देखते हैं तो वहां से कहां से क्या, कौन से टॉपिक ग्रीन में आएंगे। जैसे हमने देखा कि जनगणना पे 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो जनगणना को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है, नंबर 2, ठीक है। वनों पे 2 प्रश्न आ रहे हैं लगातार, ठीक है। सिंचाई नहर वाला पे 2 प्रश्न, 1+1 आ रहा है, नहर, सिंचाई और नहर दोनों पे। ऊर्जा, नदी, झील, मतलब जो टॉपिक, अभ्यारण्य वाला भी चर्चित हो रहा है, आरएसपी में 2023 में 2 बार आ गया, अभी नवीनतम 5वां अभ्यारण्य, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये थोड़ा सा करंट से जोड़ के भी आपसे पूछ सकता है, वन अभ्यारण्य, बाघ परियोजनाएं, ठीक है, इनसे रिलेवेंट करके आप देख सकते हो। थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी आपको यही, पशु पे एक प्रश्न आ रहा है, उद्योग पे एक प्रश्न आ रहा है, पर्वतों के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है, नदी के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है। तो वो जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनमें नया कंटेंट कुछ नहीं है, सभी ओल्ड आए हुए क्वेश्चनों को उठा के दोबारा पूछ रहे हैं। तो इसमें भी आप ओल्ड क्वेश्चंस को देखिए, या ओल्ड को भी नहीं दे सकते ज्योग्राफी में इन टॉपिक्स को, कि जहां से प्रश्न आ रहा है, कि पता आपने वो खनिज पे 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो खनिज कंप्लीटली याद करने। अब नए जिले बनने से कंफ्यूजन और हो जाएगा, यार शाहपुरा बन गया, पहले ये चीज तो इसमें भीलवाड़ा में थी, अब शाहपुरा में आ गई, तो इससे कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको। ओल्ड के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी तैयार करनी है तो उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए। बस ये जो डिवाइडेशन मैंने किया है कि भाई 2 प्रश्न वालों को ग्रीन में, 4 टॉपिक ग्रीन वाले हैं, ठीक है, उसके बाद येलो में ले लो, ठीक है, और कुछ टॉपिक जो भूगोल वाले में जो चौथी यूनिट डाल रखी है उस पे मुश्किल से दोनों ही बार एक एक प्रश्न आया है, पूरे 5 बिंदु में से एक प्रश्न आया है, तो उसको लेकर ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले जो 3 लाइनें उनके ऊपर फोकस कर दो, चौथी लाइन को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो एक पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका हो जाएगा, माइंड में एक स्मार्ट अप्रोच बन जाएगा कि इन चीजों को लेकर मुझे करना है। उसके बाद जैसे पार्ट है आपका राज्य व्यवस्था वाला, राज्य व्यवस्था में 19 से 20 प्रश्न आ रहे हैं। अब राज्य व्यवस्था तकलीफ क्यों देता है, इतिहास और भूगोल तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि यहां सीधे फैक्चुअल प्रश्न आएंगे और आप आराम से कर दोगे। ये बात अलग है कि आरएस परी 2023 के पेपर में कैसे वाले, कथन वाले प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, उम्मीद रखिएगा, आप अभ्यास कीजिएगा थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों का। राज्य व्यवस्था के प्रश्न जो है वो हमेशा तकलीफ देते हैं, आरएस परी में भी ऐसे ही प्रश्न आए जो तकलीफ देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसे प्रश्न आए तकलीफ देने वाले हैं, स्कूल लेक्चर के फर्स्ट पेपर में भी ऐसे प्रश्न आए तकलीफ देने वाले हैं। तो यहां आप इस पार्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तैयार करेंगे, समझ बनानी है। समझ क्या बनानी है, मैंने जो एनालिसिस किया है 2023 के पेपर प्लस 22 के पेपर प्लस 21 के पेपर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। राज्यपाल पे 2+ प्रश्न आ रहे हैं, कभी 3 आए हैं, कभी 2 आए हैं, मतलब 3 तक प्रश्न आ रहे हैं। जब मुझे पता है कि 20 में से 3 प्रश्न राज्यपाल पे आ रहे हैं, राज्यपालों का कार्यकाल, राज्यपालों की व्यक्तिगत जो विशेषताएं उनके ऊपर प्रश्न, ठीक है, और उनसे जुड़ी हुई जो विशेष घटनाएं, प्रसंग है, विशेष कथन है, उनको राज्यपाल वाले पार्ट को सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन टॉपिक हो गया। मुख्यमंत्रियों पे कार्यकालों पर, प्रथम मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री समय कौन सी घटना हुई, ऐसे प्रश्न, मतलब पूरे टेबल तैयार करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्रियों पे 2 प्रश्न, 3, 2, 5, 20 में से राज्यपाल और मुख्यमंत्री लेके जा रहे हैं, इनको शानदार तरीके से तैयार कर लिया। न्यायालय, जो उच्च न्यायालय जस्टिस वाली व्यवस्था है, उस पर लगातार 2 प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी ग्रीन में आपने शामिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे
विधानसभा पे एक प्रश्न आ रहा है नॉर्मली, मंत्रिपरिषद विधानसभा जुड़ा हुआ, ठीक है। निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग और मानव अधिकार आयोग, इन तीनों से आरएस परी में भी और 2023 के सभी पेपरों में आपके 5 बिंदु हैं, लेकिन इन तीनों पे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आरपीसी चर्चित है फिलहाल, ठीक है, और निर्वाचन आयोग जो चुनाव हो रहे हैं ज्यादा चर्चित है, तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर आएगा। इससे ये तीनों बिंदु अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है। सचिवों की कार्यकाल प्रश्न आ रहा है, सचिव का प्रश्न हर एग्जाम में आता है, तो आपको पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी, याद रखना, यदि कर सकते हैं तो आप, ठीक है। जन सूचना पोर्टल और सुशासन जो वाला है, उसमें जन सूचना पोर्टल पे प्रश्न आया, कभी सुगम पोर्टल पे आ जाता है, तो उल्टा सुल्टा होता है, कभी इस पे कभी इस पे। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद से रिलेवेंट प्रश्न पूछता है, तो वो उसकी वो अनुच्छेद कंप्लीटली आप तैयार कर लें, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार से मैं कहूं कि मैंने जो एनालिसिस किया, स्थानीय निकाय पे एक प्रश्न आ रहा है, तो ये अपने माइंड में एक बनाएं, कहां से क्या प्रश्न आ रहा है, प्रश्न का लेवल क्या आ रहा है। जब मुझे पता है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव पे टोटल 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं, तो इन तीनों टॉपिक को इस लेवल पे तैयार कर लूं कि कैसा भी घुमा के प्रश्न पूछ ले, मेरा गलत नहीं है। थोड़ा सा अपना लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा, याद रखना। आप नॉर्मली वे में पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, याद रखना। तो कोशिश करें थोड़ा सा ये अप्रोच इसमें अपनाएं, यहां बेटर तरीके से 15+ पे जा सकते हैं। उसके बाद बात करता हूं इकोनॉमिक और करंट को आप जोड़ लीजिए, 40 नंबर का बड़ा पार्ट है। मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, सबसे पहले यहां से शुरुआत करें, लेकिन ये करंट से रिलेवेंट होकर प्रश्न आता है। अब इकोनॉमी की आपको पढ़नी है तो किस पार्ट पे ध्यान दें? क्या इकोनॉमिक सर्वे से काम चल जाएगा? इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, राजस्थान सरकार का बजट जो नवीनतम है उसकी बड़ी भूमिका रहेगी। यहां से जो प्रश्न पूछेगा, जो अप्रोच रहेगा एग्जामिनर का, वो स्पेशली मैं आपको बता दूं, एसडीजी रिपोर्ट अच्छे से तैयार करें, रोजगार सांख्यिकी के जो नवीनतम आंकड़े, मजदूरों की जो नरेगा में दरें बढ़ाई गई हैं वो आप कंप्लीट तैयार करें, ठीक है। जीडीपी प्रचलित कीमतों पर, जीडीपी प्रचलित कीमतों पे और जीडीपी अग्रिम अनुसार 2022-23 के अनुसार यह प्रश्न पूछेगा। जीडीपी की दर, राजकोषीय घाटा, ठीक है, ये सब 2022-23 के अग्रिम अनुमान, ये लाइन माइंड में रख लीजिएगा, 2022-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि वृद्धि दर, ठीक है, ये सब प्रश्न, क्योंकि आपके स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर को जोड़ा इन्होंने, ठीक है। वानिकी क्षेत्र, सेज, रिको, लघु उद्योग क्षेत्र, ठीक है। फ्लेक्सिब योजनाएं, फ्लेक्सिब योजनाएं एक ऐसा पार्ट है जिसको आप ग्रीन में डालेंगे। और फ्लेक्सिब योजनाएं कौन सी? महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य संबंधी, एजुकेशन से रिलेवेंट भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और जो कमजोर वर्ग व्यक्ति, बच्चे संबंधी जो भी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, मतलब फ्लेक्सिब योजनाओं का एक एक बिंदु तैयार कर लो। लगभग इकोनॉमिक्स और करंट को मिला के कम से कम 6 या 7 प्रश्न आपके फ्लेक्सिब योजनाओं पे हो जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से ध्यान करें, अच्छे से शानदार तरीके से तैयार करें। आरएस परी का करंट का पेपर देखना आप, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्लेक्सिब योजनाओं पे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। एक एक लाइन को तैयार करना है। अब इंदिरा रसोई योजना दे रखा है तो उसको अच्छे से तैयार कर ले। एजुकेशन केवल दे रखा है। स्वास्थ्य की जो जितनी भी योजनाएं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वगैरह पे बहुत प्रश्न आए हैं, ठीक है ना, तो इनको बहुत शानदार तरीके से तैयार करें। फ्लेक्सिब योजनाओं को ग्रीन में डाल दें। अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं, ठीक है, रोजगार वाला, राजकोषीय घाटा वाला, जीडीपी वाला, ठीक है, 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र की दर, वृद्धि दर, योगदान, ये सब 2022-23 के अग्रिम अनुमान ये के अकॉर्डिंग तैयार करें। ये ग्रीन में डालें, याद रखना। इसके अलावा जैसे टॉपिक हैं, तो जैसे परिवहन, हस्तकला, हस्तकला कला संस्कृति में भी तैयार करना है, यहां भी करना है, तो एक जगह ढंग से तैयार कर लिया, मतलब टॉपिक रिलेवेंट है। हस्तकला को, हैंडीक्राफ्ट को एक जगह तैयार कर लो, वो यहां भी कवर हो गया। उसके बाद जैसे मैंने वन रिपोर्ट 2021 की, भारत में राजस्थान का स्थान, ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो ऐसे राजस्थान के रिलेवेंट में प्रश्न, ठीक है। सिंचाई परियोजना, ये आपका ज्योग्राफी में भी तैयार हो जाएगा। फसलें, ठीक है ना, फसलों पे 2 प्रश्न वहां भी आए हैं ज्योग्राफी में, और यहां भी पूछ रहा है, तो एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यहां भी कवर हो रहा है। उसके बाद जैसे राजस्थान राज्य राजमार्ग परियोजना, वो ज्योग्राफी से रिलेवेंट भी हो गया, यहां भी हो गया, तो राजमार्ग पे ऊपर एक प्रश्न पूछ रहा है, तो नवीनतम जो राजमार्ग राजस्थान में बनाए गए हैं उसको लेकर अच्छे से तैयार कर लें। ये अपडेट संबंधी आंकड़ा एक करंट का भी हो जाएगा, आपका याद रखना। तो एक प्रकार से मैंने जो पूरे टॉपिक तैयार किए हैं कि यहां से इकोनॉमिक्स में ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स को करंट से जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अकॉर्डिंग तैयार करना है, और कौन कौन से बिंदु को तैयार करना। आप सिलेबस को देखोगे तो बड़े परेशान हो जाओगे कि सर ये तो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे हम कर पाएंगे। लेकिन ईमानदारी से यदि इसका एनालिसिस करोगे तो चीजें जितनी हैं उतना टाइम लगना नहीं चाहिए, कंटेंट बहुत कम है, याद रखना।
सिर्फ डाटा आपको अपडेट करना है, उस डाटा को तैयार करना है। ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है जहां आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। फ्लेक्सिबल योजनाएं बहुत शानदार तरीके से करें, और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े नवीनतम है वो कंप्लीटली तैयार कर लें, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम है सरकार के, रिको, सेज, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, इनको अच्छे से देख लें। नवीनतम जो पॉलिसी आई हैं लघु उद्योग क्षेत्र में, या जो भी हुए हैं सम्मेलन प्रोग्राम, इनको अच्छे से देख लें। भाई कोई विशेष नहीं है, इकोनॉमिक्स पे मैं कोशिश करूंगा कि हम 3 या 4 घंटे या 5 घंटे की एक अक्षय सर की एक क्लास लगा देंगे, जिसमें पूरे इकोनॉमिक के जो सर्वे वाली चीजें इंपॉर्टेंट, वो आपको वो सर करवा देंगे। ये प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा मैं। अंतिम पार्ट है करंट का आपका। करंट को यदि आप देखते हैं कि कैसे हम तैयार करें, देखिए करंट को लेकर आपके सामने बड़ा सवाल होगा कि कितने महीने का करंट तैयार करें। नॉर्मली 1 साल का पढ़ना चाहिए। 1 साल का भी नहीं पढ़ें तो राजस्थान सरकार के फरवरी, मार्च यानी बजट से लेकर और दिसंबर, आपका पेपर यदि 7 जनवरी को है तो आप मान के चलिए कि 15 दिन या 20 दिन पहले तक का करंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लगभग 15 दिसंबर तक का करंट जरूर पढ़ें, 20 दिसंबर तक का भी आप पढ़ सकते हैं। तो 20 दिसंबर तक का करंट आप तैयार कर लें। इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो क्रोनोलॉजी जो मंथली पढ़ते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ आता भी नहीं है। यदि वो आपने पढ़ रखी है तो कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। नंबर 2, यदि आप मूमल का अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक ले आते हैं तो वो आपका कंप्लीट कवर कर देगा, या फिर विनोद स्वामी वाली जो किताब आपके पास है तो वो कंप्लीट कवर कर देगी। तो इन तीनों में से कोई भी आप चीज चुन सकते हैं, या कोई भी इकोनॉमिक का बहुत सारे एडिशन आते हैं, जैसे कॉस्मोस का आता है, एक हमारे जो फिजिक्स का बच्चा था उसने बताया था, टॉपर जो था। तो ऐसे बहुत सारे करंट की अच्छी किताबें हैं आपके पास जो है, सब किताबें अच्छी होती हैं, कोई खराब नहीं होती। किसी की मार्केटिंग अच्छी होती है, किसी कमजोर होती है, बाकी डाटा सबका है। अपने जो सूजेस की अपने निकाली है, आरपीएससी के जो भी आरएस परी के करंट के प्रश्न आए हैं, हमने फरी निकाला, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया। राजस्थान के संदर्भ में इतनी बढ़िया मैगजीन्स हैं, मतलब मंथली फरी दिया हमने, लेकिन फरी की वैल्यू नहीं होती। एक भी प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न आए, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या बेटर चुनते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करंट में जो मैंने देखा कि ग्रीन टॉपिक कौन से हो सकते हैं, खेल के ऊपर 4 प्रश्न आ रहे हैं, आयोजन, खिलाड़ी, पुरस्कार, ठीक है। खेल का आयोजन, जो प्रसिद्ध आयोजन हुए हैं पिछले 1 साल में, प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनको कोई पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, या उस खिलाड़ी किस क्षेत्र में उसने विजेता घोषित किया गया है, कौन सा मेडल जीता है, इनसे रिलेवेंट 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर 2 पे जितने भी अकादमिकी के पुरस्कार हैं, जितने अभी नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं, वो तैयार कर लें। 4 प्रश्न वहां से हैं। 2 या 3 तो पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार, ठीक है। ये जितने भी पुरस्कार हैं, राजस्थान रत्न पुरस्कार या राजस्थान से किसको पद्मश्री या मिला है, वो सब तैयार कर लें, उनको बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लें। और राजस्थान में जो नवीनतम चर्चित व्यक्ति हैं, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं आयोग वगैरह में, उनको अच्छे से तैयार कर लें। फिर राजस्थान की योजना रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की योजनाएं आपकी इकोनॉमिक में तैयार होगी, फ्लेक्सिबल योजनाएं। फिर देखिए चुनाव के बाद, तो चुनाव तक के भी करंट आपको देखने पड़ेंगे कि जो रिजल्ट आए हैं, कौन चर्चित व्यक्ति रहा है, कौन महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव हो रहा है, ठीक है, राजस्थान में कितनी एससी की सीटें, कितनी एसटी की। इलेक्शन से रिलेवेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। इलेक्शन संबंधी डाटा भी चर्चित रहेंगे, तो एग्जामिनर जो पेपर सेटर होगा उसके माइंड में भी चीजें रहेंगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इलेक्शन से रिलेवेंट, ठीक है। बस नए जिलों के गठन संबंधित आप छोटी मोटी इंफॉर्मेशन याद करो तो कर लेना, बाकी मुझे लगता नहीं कोई प्रश्न पूछेगा। तो ये आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न रह सकता है। 1 2 3 4 5 पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स और करंट को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ये आपका सिलेक्शन करवा सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस मैंने करवाया है। अब आप कहोगे कि सर हमारे पास किताबें कौन सी लें, जो आपके पास कंटेंट है, मेरी राय तो ये कि आप उसी को पढ़ें। इकोनॉमिक्स और करंट के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, बजट पढ़ लें कंप्लीटली, और करंट पढ़ लें, उससे फ्लेक्सिबल योजनाएं वगैरह ये सब जगह डाल रखी हो, मिल जाएंगी। फिर भी आप कहेंगे सर हमें कोई किताब लानी है, तो देखो गाइडें मार्केट में आ रही हैं, कोई एक गाइड ला सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए राय नहीं दूंगा, इस समय किसी नए कंटेंट के साथ जाना बेवकूफी होगा, याद रखना, क्योंकि उसको नए सिरे से पढ़ना, उसमें नए डाटा आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। कोर्स वगैरह की मेरे कोडिंग आपको जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज आप कहीं भी ज्वाइन करना चाहें, चाहे हमारी करें चाहे किसी और की करें, आप कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा, खुद अभ्यास कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या है, कहां में सावधान रखनी है, कंप्लीटली आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स को करंट पे ध्यान दें। फिर भी कोई गाइड लेना चाहते हैं, मार्केट में 2-3 गाइडें असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रखी हैं। पेनोरमा जो ऑलरेडी काफी अच्छी किताब मानी जाती है गाइड के रूप में,
सबसे प्रामाणिक मानी जाती है, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, भारी जरूर पड़ती है। एक सुगम पब्लिकेशन की है और एक नाथ पब्लिकेशन की है, ये 3 गाइड हैं और तीनों में कुछ पॉजिटिव पक्ष हैं, कुछ नेगेटिव पक्ष हैं। आप खुद अपने अकॉर्डिंग तय कीजिए। मैं किसी का नाम लूंगा, आपको लगेगा कि शायद मेरा कोई हित जुड़ा हुआ है, तो कोशिश करें कि आप खुद राय लेके, खुद राय भी नहीं लेके, खुद देख के उसको चुन सकते हैं। बाकी मेरी ईमानदारी से राय है कि मैंने कभी कोई गाइड नहीं पढ़ी थी, मैंने अलग अलग पार्ट से पढ़ा था कि राजव्यवस्था इससे पढ़ लिया, और स्पेशली जो पेनोरमा के आरएस के एडिशन थे उनको मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा था, तो मुझे लगता है उसके बाद पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आपके पास जो कंटेंट है उसी से इन पार्ट्स को तैयार कीजिए, बट आपको यह देखना पड़ेगा कि सीमित कंटेंट और मैक्सिमम रिवीजन। ठीक है, आप इतना इकट्ठा कर लें और रिवीजन नहीं कर पाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कंटेंट सीमित होना चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन कम से कम 5 या 6 बार उसको आप रिपीट कर सकें, इतने कंटेंट को चुनिएगा, एपी में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बता देता हूं, परेशान नहीं लेना है, इजी वे में करना है। पिछली बार 20 दिन की तैयारी से भी लोग 35+ नंबर लेके आए हैं। मतलब चीजों को थोड़ा सा अपने लेवल, अपने माइंड मैपिंग के अनुसार समझना है कि किस चीज को ग्रीन समझना है, किसको येलो में लाना है, किसको ब्लैक में लाना है, किसको पिंक में लाना है। वर्गीकरण कीजिए, फिर आराम से कर जाओगे। तो ये मेरा एनालिसिस था और आप अपने लेवल पे एनालिसिस कर सकते हैं। याद रखना, मेहनत से ज्यादा जरूरी है ये प्लानिंग कि किस टॉपिक को कितना वक्त देना है। बुद्धिमानी के साथ टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आसानी से बहुत अच्छा कर जाओगे। अन्यथा यदि आप किसी दूसरों की राय पे विश्वास करके और वैसे आगे बढ़ रहे हैं, खुद का विवेक प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना ये चीजें आसान नहीं होती हैं। जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलिए, सब चीजें आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच।